ये जो शुक्रवार को क्लास चला था माइनर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट वाला, वो वीडियो चूंकि करप्ट हो गया है और आपका हैंग कर गया था सिस्टम, और तमाम फ़ोन आ रहे हैं कि फिर से उसको भाई पढ़ाया जाए। तो एक बार आपका आज जो पढ़ाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, आपका सेक्शन ए जहाँ तक मैंने शुक्रवार को पढ़ाया गया था जो फिर वहीं पढ़ाया जाएगा, कल से नया चलेगा। इसके लिए भाई हमें भी खेद है कि फिर रिवीजन कराना पड़ रहा है। अब दिक्कत यह है कि भाई ऑनलाइन भी लड़के ज़्यादा हैं। अब एक बार जब छूट जा रहा है तो छूटा ही रह रहा है, क्योंकि आपका सीआरपीसी में एक लेक्चर छूट गया है, आज तक रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इससे अच्छा है कि भाई इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए। ये देखा जाए भाई आपका, देखिए आपका सेक्शन 10 से शुरू करना है कॉन्ट्रैक्ट का। सेक्शन 10 आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का क्रूड माना जाता है या धुरी मानी जाती हैं या आपका आधार माना जाता है या कुंजी भी कही जाती हैं। क्यों ये कुंजी कही जाती हैं? तो जैसे ही कुंजी शब्द का नाम लिया गया, एक क्वेश्चन आपका कुंजी पर या की पर बनाना है। बिहार जे में ये क्वेश्चन बना था कि संविधान की कुंजी या संविधान की कौन है? तो वह प्रियम्बल यानी कि संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी का मतलब ये हुआ कि समस्याओं का समाधान कर दे, प्रश्नों का सटीक जवाब दे दे। तो धारा 10 भी कॉन्ट्रैक्ट का इस प्रश्न का सटीक जवाब देती हैं कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी कि कौन सी करार संविदाएं होंगी। धारा 10 आपका दूसरा सिद्धांत यहाँ बनता है कि प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। ये वाक्य कैसा है? अक्षरशः सत्य है कि सारतः सत्य है कि सत्य नहीं है, आपका अंशतः है पूर्णतः है, ये सब देता है ऑप्शन में। तो आप कहेंगे ये जो वाक्य हैं ये पूर्णतः यानी कि अक्षरशः सत्य हैं, क्योंकि केवल वही करार ही संविदा कहलाएंगे जो करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति करते हैं। और अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीमेंट सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते उन्हें हम करार ही कहेंगे, और जो धारा 10 की शर्तों की पूर्ति कर देगा वही कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कहा जाएगा। अब क्या क्या शर्तें हैं, एक एक लाइन बस जानना है। पहली शर्त है यह है कि जो करार के पक्षकार हो वह कॉम्पिटेंट हो, यानी कि सक्षम हो। तो सक्षम कौन होगा? इसके लिए सेक्शन 11 बताएगा। और जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति हैं, क्या वह कॉम्पिटेंट होगा, कब होगा? ये सेक्शन 12 बताएगा। दूसरा आपका जो शर्त है, करार कब संविदा बनेगा? जब पक्षकारों की सम्मति या जो कंसेंट हो वह फ्री हो, यानी कि स्वतंत्र हो। ये आगे बताया ही जाएगा, कल यही बताना भी है आपका। यानी कि कंसेंट पक्षकारों की क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र। तीसरा पॉइंट ये है जो पिछली बार आपका यूपीजे में सेक्शन से ही आया था कि जो एग्रीमेंट का आपका पर्पज यानी कि उद्देश्य और कंसीडरेशन होना चाहिए, यानी कि करार का उद्देश्य और प्रतिफल लाफुल हो, यानी कि विधिपूर्ण हो। विधिपूर्ण के लिए आपका सेक्शन 23 और 24 बताया जाएगा। अगला आपकी शर्त है कि ऐसे एग्रीमेंट को कानूनन शून्य घोषित न किया गया हो। तो कौन कौन से एग्रीमेंट शून्य हैं ये आगे देखा जाएगा। अगर एग्रीमेंट ही शून्य है तो वह संविदा तक पहुंचेगा नहीं, क्या रह जाएगा? करार। इसके बाद आपका लास्ट में बताया गया था
कि अगर किसी कानून में लिखा हो कि ये एग्रीमेंट लिखित हो तो लिखित होना चाहिए। अगर कानून में लिखा हो कि साइंड या हस्ताक्षरित हो तो वह हस्ताक्षरित भी होना चाहिए। अगर लिखा हो कि दो अटेस्टेड विटनेस या दो अनुप्रमाणक साक्षी या गवाह हो तो दो गवाह भी होना चाहिए। और अगर लिखा हो कानून में कि यह पंजीकृत या रजिस्टर्ड हो तो करार तभी संविदा बनेगा जब इन शर्तों का भी वो क्या करे, पालन। तो आपका सेक्शन 10 अति महत्वपूर्ण है, सतर्क रहना है। इसके बाद आइए 11 शुरू किया जाए। सेक्शन 10 में जो पहली शर्त थी कि करार कब संविदा बनेगा, वह पहली शर्त ये थी कि करार जो पक्षकार होने चाहिए, यानी कि जो करार की पार्टी होनी चाहिए वह कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। अब ये आया कि कौन सा व्यक्ति सक्षम है जो संविदा कर सकता है। तो सेक्शन 10 तीन लोगों को सक्षम बताती है। पहला व्यक्ति वह है जो मेजर हो, अर्थात प्राप्त वय हो, अर्थात बुलुग हो, अर्थात इंग्लिश में कहिए आपका मेजर हो या हिंदी में वयस्क हो। वयस्कता किस विधि के अनुसार देखी जाएगी उसकी, तो जिस विधि से वह गवर्न होता है, यानी कि जिस विधि से वह शासित होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर कोई इंग्लैंड का व्यक्ति संविदा करता है तो वह कब वयस्क माना जाएगा, ये भारतीय कानून से गवर्न नहीं होगा। किससे गवर्न होगा, इंग्लैंड के कानून से। क्योंकि स्पष्ट बेयरेक लिखता है कि उस विधि के अनुसार व्यक्ति को वयस्क होना चाहिए जिस विधि से वह शासित होता है, गवर्न होता है, यानी कि जो कानून वयस्कता के बारे में उस पर क्या होता है, लागू। दूसरा कंडीशन ये थी कि ऐसे व्यक्ति को साउंड माइंड होना चाहिए, स्वचित होना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति चित्त विकृत या विकृत चित्त न हो। यहाँ आपका प्री में अच्छा क्वेश्चन 3-4 बार यूपी आयोग बनाया है जे में। पहला क्वेश्चन ये बनाया है कि भाई संविदा के लिए वह सक्षम है जो साउंड माइंड हो, यानी कि स्वचित हो। ये कहाँ दिया गया है, तो सेक्शन 11 मारेंगे। और ये पूछा कि स्वचितता क्या है या स्वचितता का निर्धारण किस धारा के तहत किया जाता है, या स्वचितता कब कोई व्यक्ति स्वचित कहा जाएगा, इसका पैमाना किस सेक्शन में है, तो वह सेक्शन 12 है। यानी कि स्वचित होना चाहिए तभी सक्षम होगा, सेक्शन 11। और कब स्वचित कहा जाएगा यह सेक्शन कौन बताएगा, आपका 12 बताएगा। तो जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आपका माने पागल पर ही बनता है और अंतराल वाला भी बनता है, उसको हम बताएंगे। लेकिन आइए अब भारत में शुरू किया जाए। भारत में संविदा के लिए कौन सक्षम माने कौन व्यक्ति वयस्क माना जाएगा, इसका निर्धारण भारत में दो कानूनों के तहत किया जाता है। एक कानून है द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, यानी कि भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875। अभी आपका एविडेंस और पुलिस एक्ट दोनों में बताया गया कि ये कानून अगर सन देखा जाए तो 1875 में बना था। तो बनाया किसने होगा, अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान में भारत में इन फोर्स रहने लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस केवल एक आर्टिकल है, और वह कौन सा आर्टिकल है, 372। कौन सा अनुच्छेद, तो ये कानून भी, इस कानून में देखिए, इस कानून के तहत कोई व्यक्ति भारत में
मेजर तभी माना जाएगा, वयस्क तभी माना जाएगा जब वह 18 वर्ष यानी कि 18 इयर्स की एज पूर्ण कर चुका हो। यानी कि जैसे ही 18 वर्ष का हुआ वह क्या मान लिया जाएगा, वयस्क। एक और कानून भारत में है, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, यानी कि प्रतिपाल्य एवं संरक्षकता अधिनियम 1890। 2013 के पहले ये प्रावधान था कि अगर किसी बच्चे के लिए न्यायालय ने गार्जियन नियुक्त किया है तो वह बच्चा वयस्क तब माना जाएगा जब 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। लेकिन 2013 ईस्वी में इस कानून में संशोधन किया गया और संशोधन करके ये 21 वाली एज कितना कर दिया गया है, 18। यानी कि वर्तमान समय में चाहे भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 हो या आपका प्रतिपाल्य एवं संरक्षकता अधिनियम 1890 हो, भाई कोई व्यक्ति वयस्क तभी माना जाएगा जब वह 18 वर्ष की आयु क्या कर चुका है, वो पूर्ण। अब समस्या देखिए, अगली समस्या ये आती है कि अगर 18 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति कोई एग्रीमेंट करता है देखिए, अब यहीं से आपका समस्या और माइनर शुरू हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है और वह कोई एग्रीमेंट कर लेता है तो क्या परिणाम होगा, इस विषय में हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मौन है। यानी कि ये तो कहता है कि संविदा के लिए जरूरी है मेजर होना, लेकिन अगर कोई माइनर करार कर ही लेता है तो उसका परिणाम क्या होगा, इस विषय पर भारतीय संविदा अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। जहाँ कोई प्रावधान नहीं रहता कानून में तो न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर उस सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाता है, यानी कि न्यायालय के निर्णय वहाँ काम करते हैं। तो 1903 के पहले भाई, क्योंकि 1903 में एक केस आएगा, 1903 के पहले को भारत के कुछ उच्च न्यायालयों का ये मानना था कि अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है तो वह एग्रीमेंट वाइड होगा, शून्य होगा। और कुछ उच्च न्यायालय ये मानते थे कि अगर कोई माइनर एग्रीमेंट करता है तो वह वाइडेबल होगा, शून्यकरणीय होगा। लेकिन इस विवाद का निपटारा कर दिया गया। 1903 में एक केस आया और वह जो आपका केस था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। फिर एक बार याद रखिए, 1903 में कौन केस आया, मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष। खूब क्वेश्चन बनता है। पहला 1903 का है और जज का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ। बन चुका है क्वेश्चन और 3-4 पॉइंट आपको रट्टा मारना पड़ेगा। देखिए, ये जो केस आया ये प्रीवी काउंसिल का है। अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन निकालिए एक एक शब्दों पर। अभी हमने आपका बताया भी था एविडेंस में भी, माने आपका पुलिस एक्ट में भी, कि आपका अनुच्छेद 395 के तहत जो प्रीवी काउंसिल के निर्णय थे
वे आज भी भारत में लागू होते हैं। अब प्रीवी काउंसिल कौन थी, फिर हल्का सा समझिए। इंग्लैंड के जितने उपनिवेश थे, यानी कि इंग्लैंड वाले जितने देशों पर शासन करते थे, वहाँ के उच्चतर न्यायालय द्वारा जो भी फैसला दिया जाता था उसकी अपील हो सकती थी इंग्लैंड के सम्राट के पास, इंग्लैंड के राजा के पास। और जो भी उपनिवेशों से अपील इंग्लैंड के राजा को भेजी जाती थी, उस मामले में राजा को एडवाइजरी देते थे कुछ जज मिलकर, और उन्हीं जजों के समूह को प्रीवी काउंसिल कहा जाता था, पीसी कहा जाता था। यानी कि पीसी एक नियमित न्यायालय नहीं था, बल्कि एक एडवाइजरी काउंसिल थी, सलाहकारी परिषद थी, जो सम्राट को क्या देती थी, सलाह, कि आपके पास ये मामला आया है तो इसमें आप ये निर्णय सुनाइए। तो राजा निर्णय नहीं, राजा के नाम से निर्णय होता था, लेकिन निर्णय जज साहब लोग देते थे। भाई जो सलाह दे दी वो निर्णय हो गया, और क्या। राजा खुद निर्णय थोड़े लिख रहा है बैठ के, इतना समय है। तो इसी को प्रीवी काउंसिल कहते हैं। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन बना था कि क्या प्रीवी काउंसिल अदालत थी कि नहीं, उन्हें न्यायालय था कि नहीं, न्यायालय नहीं था तो क्या थी, सलाहकारी परिषद। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बना है, सतर्क रहना है कि कौन सा ऐसी परिषद थी या बॉडी थी जिसके न्यायाधीशों द्वारा जो अल्पमत में निर्णय दिए जाते थे, माइनॉरिटी में दिए जाते थे, उन्हें प्रकाशित नहीं किया जाता था, उन्हें छापा नहीं जाता था। तो आपका जवाब रहेगा प्रीवी काउंसिल। क्योंकि प्रीवी काउंसिल न्यायालय न होकर एक सलाहकारी परिषद थी, अतः जो जज विरोध में निर्णय देते थे उनका निर्णय का कोई महत्व नहीं होता था और उन्हें कहीं छापा नहीं जाता था, क्योंकि न्यायालय नहीं था। भारत के सुप्रीम कोर्ट में आ जाइए, अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ बैठी है, 3 पक्ष में है, 2 विरोध में, तो क्या विरोधियों का जो निर्णय वो देंगे वो छापा जाएगा कि नहीं, वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और अनुच्छेद 145 इस बात को स्पष्ट बताता है कि कोई जज विसम्मत निर्णय दे सकता है, अलग से क्या कर सकता है, अपना निर्णय लिख सकता है, कोई रोक टोक नहीं। अगला नियम देखिए। अब ये आया 1903 में केस आया, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का। इस केस का पहले ये देख लिया जाए हुआ क्या था। देखिए इसमें आपका जो संव्यवहार था वो मार्गेज का था। तो पहला संव्यवहार हमें क्या देखना है, बंधक का। दूसरा आपका जो था कि इसमें मालिक और अभिकर्ता, प्रमुख और अभिकर्ता भी देखना है, यानी कि प्रिंसिपल और एजेंट भी हमें देखना है। तो जो मालिक था वो ब्रह्मदत्त थे, और इनका एजेंट जो था केदारनाथ था। यानी कि मालिक ब्रह्मदत्त हो गए और एजेंट कौन हो गया इनका, केदारनाथ। केदारनाथ ने एक 18 वर्ष से कम के लड़के से, यानी कि धर्मोदास घोष से एक करार किया था, और करार हुआ था बंधक का। और बंधक का करार तय कितने में हुआ, 20,000 रुपये। ये भी पूछा जाता है। 8,000 रुपया आपका धर्मोदास घोष को दे दिया गया था, 12,000 बकाया था। ब्याज की दर पूछी जाती है, भाई रट कर जाएगा, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर ये पैसा दिया गया था, 12%। अब इसमें आपका फिर एक बार देखिए, संव्यवहार मार्गेज का था। इसका मतलब ये हुआ कि जो धर्मोदास घोष था
अपनी जमीन बंधक रखा और एवज में क्या लिया? पैसा। अभी पूरा पैसा नहीं ले पाया था, 8,000 लिया लेकिन 12,000 क्या था? बाकी। दूसरा आपका ब्रह्मदत्त मालिक था और एजेंट उसका केदारनाथ था। तो अब आपको दूसरा व्यू चलना है कि क्या जो एजेंट संविदा किया था वो संविदा मालिक पर बाध्यकारी होगी कि नहीं। तो आपका कई बार बताया गया है कि अभिकर्ता या एजेंट का कार्य मालिक का कार्य माना जाता है। अभिकर्ता के कार्य से मालिक बाध्य होते हैं अगर अभिकर्ता ने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस यानी कि कारोबार के अनुक्रम में कार्य किया है। इनका दायित्व विहार पूछा जाता है, ज्वाइंट एंड सेपरेट दोनों होता है, यानी कि संयुक्त और पृथक दोनों होता है। या तो दोनों के खिलाफ मुकदमा किया जाए या किसी एक के खिलाफ। ये संयुक्त मतलब दोनों के खिलाफ और सेपरेट मतलब एक। अगर एजेंट ने करार किया है तो आप डायरेक्ट मालिक के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। एजेंट को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। डायरेक्ट किसके खिलाफ कर सकते हैं? तो इसमें क्या हुआ ये देखा जाए। अब जो आपका ये हरियाणा में पूछा गया कि मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के केस में वादी कौन था, प्लेंटिफ कौन था? तो वह कौन था? धर्मोदास। अब धर्मोदास घोष चतुर निकला और चला गया कोर्ट में। किसके खिलाफ गया? ब्रह्मदत्त। कि इनके एजेंट केदारनाथ ने हमारे साथ करार किया है, इस करार को न्यायालय रद्द करे क्योंकि मैं करार का संविदा के योग्य ही नहीं हूँ। यानी कि मेरी एज 18 साल से क्या है? कम। इसी बीच आपका धर्मोदास घोष जीत गया निचले न्यायालय से और इसी बीच आपका ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो जाती है। तो ब्रह्मदत्त की जगह पर उनका विधिक प्रतिनिधि मुकदमे में रखा जाता है और वह उनकी पत्नी कौन थी? मोहरी बीबी। तो मोहरी बीबी कौन थी? तो ब्रह्मदत्त की पत्नी थी। और जब ब्रह्मदत्त एक्सपायर कर गए तो विधिक प्रतिनिधि के तौर पे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे माने मोहरी बीबी का नाम रखा गया। जब भारत से ब्रह्मदत्त हार गए तो उनकी पत्नी मोहरी बीबी ने इंग्लैंड के सम्राट के पास अपील की कि हजूर ये हुआ था और 1903 में ये पैसा लिया था 8,000, अतः हमें 8,000 रुपया इस धर्मोदास घोष से दिलवाया जाए। अब वहीं तमाम आपका समस्याएं यहाँ उत्पन्न हुई, उन समस्याओं का निराकरण किया गया। तो एक एक समस्याओं को देखा जाए और क्या क्या हुआ। देखिए मोहरी बीबी, तर्कों को ही चलना है, 4-5 तर्क याद रखना है और इसी पर तमाम नियम भी चलेंगे। आपका मोहरी बीबी क्या क्या कह रही थी? पहले इनके वकील ने कहा कि हजूर संविदा अधिनियम की धारा 64 लागू किया जाए। तो संविदा अधिनियम की धारा 64 में है क्या कि अगर कोई वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, बिहार में पूछा गया था ये शून्यकरणीय संविदा, यदि कोई शून्यकरणीय संविदा यानी कि शून्यकरणीय संविदा न्यायालय द्वारा शून्य घोषित की जाती है तो न्यायालय लाभ की वापसी कराएगा। यानी कि उस संविदा के तहत जो भी व्यक्ति लाभ पाया है उस लाभ को दूसरे को क्या दिलवाया जाएगा? वापस। ये आपका 64 में है। जैसे एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए ए गुरु है, बी चेला है और चेले के पास घोड़ा था, 1 लाख का घोड़ा था और 1,000 में गुरु ने खरीद लिया था।
और चेले की इच्छा को क्या किया, दबा दिया। फिर चेले को जब होश आया, यानी कि आप जैसे वकीलों ने चेले को समझाया कि ये गुरुआ तो गुरु घंटाल निकला और गुरु तुम्हारा शोषण किया है, चलो गुरु के खिलाफ ही क्या किया जाए, मुकदमा किया जाए। देखिए आपका क्या क्या, इस पहले उदाहरण को देखिए। अब चेला को आप जैसे लोगों ने ब्रेन वॉश किया, भाई सुप्रेरणा दिया, दुष्प्रेरणा नहीं दुष्प्रेरणा में अपराध हो जाएगा। सुप्रेरणा दिया आप जैसे वकीलों ने, किस गुरु को तुम सबक सिखाओ, तुम अपना घोड़ा वापस लो, चलो हम लड़ेंगे मुकदमा और कुछ फीस दे देना। और चेले ने मुकदमा कर दिया गुरु पर और कहा कि हजूर हमारा घोड़ा लिए हैं, गुरुजी खरीदे हैं, 1 लाख का घोड़ा था, हमारी इच्छा को दबा दिए और दबाकर अनुचित फायदा उठाए और कितने में ले लिए, 1,000 में, अतः हमारा घोड़ा वापस कराया जाए। तो ऐसी दशा में न्यायालय अगर आदेश देता है कि बी को घोड़ा गुरु वापस करें, तो बी ने जो पैसा लिया था वह बी का कर्तव्य है कि उस पैसे को क्या करे, वापस। तो बी कितना लिया था घोड़े का दाम, 1,000। तो जब कोई शून्यकरणीय संविदा न्यायालय द्वारा शून्य घोषित की गई, तो जो दूसरा पक्षकार लाभ लिया है उस लाभ की क्या कराई जाएगी, वापसी। तो मोहरी बीबी के केस में मोहरी बीबी के वकील का तर्क ये था कि चूंकि ये शून्यकरणीय संविदा है, आप शून्य घोषित कर दिए हैं इस करार को, अतः धन को हमारे वापस दिलवाइए, यानी कि 8,000 रुपया क्या करिए, वापस दिलवाइए। ये मोहरी बीबी के वकील का तर्क था। प्रीवी काउंसिल ने ये कहा कि जो अवयस्क करार करता है वह करार वाइडेबल होता ही नहीं, शून्यकरणीय होता ही नहीं, अतः कोई पैसा वापस नहीं होगा। तो एक लाइन और याद रखिए, आपका यहाँ आपका कुछ सिद्धांत भी बताना है। वह सिद्धांत ये बताना है कि जब आप अपने पक्ष में फैसला पाने के लिए एक से अधिक तर्क दे सकते थे, यानी कि एक से अधिक आधार उठा सकते थे, तो कानून कहता है कि आप सभी आधारों को एक साथ क्या करिए, उठा लीजिए, या अपना बचाव कर सकते थे। तो जितना तर्कों के आधार पर आप बचाव कर सकते थे उनमें एक बार ही बचाव कर लीजिए। ये एक सीपीसी की धारा 11 का स्पष्टीकरण 4 बताता है। कौन सा स्पष्टीकरण, 4, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। तो मोहरी बीबी के वकील के पास जितने तर्कस में तीर थे, अब सब एक एक चलाया जाएगा और सब विफल करा दिया जाएगा। यानी कि जैसे रूस है, यूक्रेन पर सब तरीके अपना रहा है, लेकिन फिर भी आपका यूक्रेन के लोगों को भी हिम्मत मनदाद देनी पड़ेगी। यूक्रेन के लोग पीछे हार मानने के लिए तैयार नहीं है। लगभग 80 दिन हो गया और एक भी शहर पर रूस ने पूरी तरह कब्जा नहीं जमाया। यानी कि इतनी ताकत, इतनी फौज, और यूक्रेन वाले भी रूस के सैनिक ज़्यादा मर रहे हैं, यूक्रेन के कम मर रहे हैं। और यूक्रेन का भी बाल बांका भी नहीं कर पाया, भले बिल्डिंगें तबाह कर दे, भले हजारों लोगों को क्या कर दिया जाए, युद्ध में मार दिया जाए, लेकिन किसी भी देश का अगर एक एक बच्चा अपने देश के लिए अड़ जाए कि हम अपना देश गुलाम नहीं होने देंगे, भले अपनी जान दे देंगे, तो वह देश कभी गुलाम नहीं हो सकता। भले पूरे लोगों को स्वाहा कर दीजिए, मार कर खंडहर पर कब्जा कर लीजिए, लेकिन कभी गुलाम नहीं होगा।
अगर गद्दार न रहे तब, ये कहने का मतलब। तो आगे बढ़ा जाए इसमें। पहला तर्क विफल हो गया और कहा गया प्रीवी काउंसिल द्वारा कि माइनर द्वारा जो एग्रीमेंट किया जाता है वह शून्यकरणीय है ही नहीं, तो धारा 64 लागू ही नहीं होगी। फिर दूसरा तर्क मोहरी बीबी का वकील उठाया कि हजूर 65 लागू कर दीजिए कि अगर कोई करार या संविदा शून्य है तो जो पक्षकार आपका लाभ पाया है उस पक्षकार से लाभ की वापसी कराई जा सकती है। तो फिर प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अवयस्क द्वारा किया गया करार वार्ड या शून्य भी नहीं होता, यानी कि शून्यकरणीय भी नहीं होता और क्या नहीं होता, शून्य। तो आखिर होता क्या है, तो वार्ड एब इनिशियो। वार्ड अभी आपका BHULLM में पिछली बार पूछा गया था एक क्वेश्चन। वार्ड एब इनिशियो का मतलब आरंभतः शून्य, शुरू से शून्य, प्रारंभ से शून्य। जिस क्षण करार किया गया उसी क्षण वह करार क्या हो गया, शून्य। तो अवयस्क द्वारा किया गया करार क्या होता है, प्री के लिए क्वेश्चन, शून्य, शून्यकरणीय, आरंभतः शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे, इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, वार्ड एब इनिशियो, जिस क्षण वह करार किया उसी क्षण क्या हो गया, शून्य। अगला तर्कों का तीर चलाइए। अगला तर्क दिया गया इशारे के तहत कि हजूर इशारे के तहत विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत ये न्याय की मांग है कि आप माइनर से हमारा पैसा वापस करिए। तो न्यायालय ने कहा कि कोई न्याय की मांग नहीं है, क्योंकि जब आपका अभिकर्ता केदारनाथ माइनर से संव्यवहार कर रहा था तो बीच में ये जान चुका था कि ये व्यक्ति माइनर है, अतः कोई न्याय की मांग नहीं है। फिर आपका मैंने तमाम तर्क उठाए गए मुख्य रूप से। हाँ, एक और तर्क देखा जाए, हजूर स्टापेल का सिद्धांत लागू करिए। स्टापेल यानी कि विबंध का सिद्धांत लागू करिए। अब विबंध क्या कहता है ये देखिए। विबंध ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति एक समय में एक बात कहता है और उसको दूसरे समय पर उस बात से मुकरना चाहता है तो उसे विबंधित कर दिया जाएगा। मुकरने से, विबंधित मतलब रोक दिया जाएगा, मुंह बंद कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में आपका माइनर ने, अब ये मोहरी बीबी के वकील का तर्क था कि जब अवयस्क से करार किया जा रहा था, पूछा गया कि तुम्हारी एज कितनी है, तो वह बताया कि 18 से ऊपर है। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं अभिकर्ता जी, हम वयस्क हैं, चिंता न करिए, पैसा आपका डूबेगा नहीं। तो जो ज़्यादा लाली पाप दे, मान के चलिए कि वो डुबा ही देगा। यानी कि आपका कोचिंग में भी यही नियम है कि जो ज़्यादा आकर लाली पाप दे, ये वो फलान ठिकान हम भागेंगे, थोड़े फीस आपका दे ही देंगे, तो मान के चलिए कि वह निश्चित भाग ही जाता है। जैसे कि कोई लड़का आया है या लड़की, पहले दिन दूसरे दिन कहा गया भाई कुछ गुड़ दक्षिणा जमा करिए, तो अगर कोई ये कहे कि हम फीस लेकर आपका भगेंगे नहीं सर, पूर्ण विश्वास करिए, जिस दिन पूर्ण विश्वास कर लिया गया उसी दिन क्या हो गया, एक दो लोग तो नोट्स भी लेकर विश्वास में चले गए और दूसरे दिन से ऐसा गायब हुए कि गधे के सिंह जैसे गायब ही हो गए। भाई इसीलिए देखिए, जब आदमी एक दो बार धोखा खा जाता है तो किसी पर अब विश्वास नहीं करता, और जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। जब आप विश्वास करेंगे नहीं तो विश्वासघात कहाँ से होगा। भाई आपका आगे बढ़ा जाए तो आपका माइनर ने झूठ बोला था कि वह वयस्क हैं और अब मुकदमा किया है आकर खुद ही कि हजूर जिस समय मैं करार किया था उस समय क्या था,
अवयस्क था, अतः इसको मुकरने से रोका जाए, इसको पलटने से क्या किया जाए, रोका जाए। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा कि माइनर के खिलाफ विबंध लागू ही नहीं होगा, अर्थात माइनर अगर अपनी एज के बारे में झूठ बोला है तो बाद में वह क्या हो सकता है, मुकर सकता है। ये सब तर्क दिए गए। भारत के न्यायालयों ने इस केस में दिए गए निर्णय को कुछ संशोधन करके बालकों के हित के फेवर में लागू किया। अब आपका अवयस्क के करार की प्रकृति देखी जाएगी और अवयस्क क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है। देखिए बताया गया था, पहले एक एक करके बताया जाए। पहला आपका अवयस्क और विबंध, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि क्या अवयस्क या माइनर के विरुद्ध स्टापेल या विबंध का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा लागू नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार अवयस्क अपनी एज के बारे में झूठ बोला था तो क्या बाद में वह पलट सकता है कि नहीं, पलट सकता है। क्यों? क्योंकि विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता। याद रखिएगा, जब लागू ही नहीं होता तो क्या हो सकता है, पलट सकता है। केस पूछा जाता है तो केस तो आपका पहला हो गया मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का ही, और एक और केस है खान गुल बनाम लाखा सिंह, खान गुल बनाम लाखा सिंह का। अगला देखा जाए आपका दूसरा आता है आपका पट्टा। क्या अवयस्क पट्टाकर्ता या पट्टेदार बन सकता है कि नहीं, तो आपका फिर एक बार समझिए, पट्टे का प्रावधान टीपीए में किया गया है और टीपीए के अध्याय 4 में, यानी कि सम 5 5 1 आपका 2 3 यहाँ 5 है भाई। लीज या पट्टे का प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा अध्याय 5 में किया गया है। धारा आपका 105 से लेकर 117 तक, 105 से लेकर 117 तक। पट्टा में देखिए फिर एक बार, पट्टे में होता क्या है, एक व्यक्ति अपने अचल संपत्ति पर अपना स्वामित्व बनाए रखते हुए उपभोग के अधिकार को दूसरे व्यक्ति को देता है और उसके बदले प्रतिफल या कंसिडरेशन लेता है। इसी को हम पट्टा कहते हैं। जैसे किराएदार भी, भाई मकान मालिक ने अपने मकान पर स्वामित्व बनाए रखते हुए किराएदार को रूम किराए पर दिया और फ्री में नहीं दिया, उसके बदले क्या ले रहे हैं, प्रतिफल। तो ये एक तरह से पट्टा ही है, लेकिन चूंकि किराएदारी का पट्टा है अतः कानून अलग बन गया है, टीपीए में नहीं जाएगा। अब देखिए आपका रेंट कंट्रोल एक्ट यूपी से जो संशोधन आया है सिलेबस का, उसमें तो दिखा नहीं रहा है। यानी कि हो सकता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट जो था 1972 वो हटा दिया जाए सिलेबस से जे में। अब आपका विज्ञापन आएगा तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो पीडीएफ फाइल लोग भेज रहे हैं उसमें आपका जे एक्ट नहीं, आपका जो यूपी जेडे था, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियम 1950 को हटा दिया गया। उसकी जगह पर रेवेन्यू कोड लागू किया गया है, भू राजस्व संहिता उसकी जगह पर बताया जाएगा। और एक कानून और उसमें नाम नहीं है सिलेबस में, आपका किराया नियंत्रण अधिनियम, अब उसमें नाम नहीं है पीडीएफ फाइल में। अब ये देखना पड़ेगा कि जब वैकेंसी आती है तो आपका है कि नहीं।
क्योंकि पीडीएफ फाइल जो लोग भेजे हैं उसमें नहीं है। यानी कि ये भी एक पट्टा ही है किराएदारी, लेकिन ये है कि अलग कानून है। तो टीपीएस से शासित न होकर किससे शासित होगा? अलग कानून से। लेकिन एक पट्टे का ही रूप है कि मकान मालिक अपने मकान पर स्वामित्व बनाए रखते हुए किराएदार को उपभोग का अधिकार देते हैं, कब्जा देते हैं, और उसके बदले में क्या लेते हैं? पैसा नहीं भाई, प्रतिफल। पैसा न कहिए, क्योंकि प्रतिफल का मतलब कि आपका धन भी ले सकते हैं, आपका अनाज वनाज भी ले सकते हैं, फसल है तो अंश ले सकते हैं, आपका सेवा भी करा सकते हैं, चेक भी ले सकते हैं। यानी कि सेवा भी प्रतिफल माना जाएगा। जैसे तमाम लोग हैं कि हम आपका गैया दूध देंगे, भैंस दूध देंगे, चारा लगा देंगे, हैं लड़के, इसमें शक नहीं है भाई। तमाम मैं भी लड़कों को जानता हूँ जो काफ़ी गरीब घर के हैं और आकर आपका भैंस भी चराते हैं, भैंस को गोबर भी भैंस का फेंकते हैं, आपका भैंस का को दूहते भी हैं, मकान मालिक का काम करते हैं, और मकान मालिक पैसा नहीं लेते किराया। तमाम लोगों को हम भी जानते हैं। अभी हैं कि पढ़ने आए हैं तो उनका उद्देश्य है कि किसी तरह आपका रूम क्या किराया बच जाए, हम पढ़ें। यानी कि तमाम लोग हैं जो गरीब हैं और आज भी आपका काम करके पढ़ते हैं। तमाम लोग ई रिक्शा चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, तमाम लड़के हैं, इसमें कोई ये नहीं है भाई, तमाम ऐसे लोग हैं। अब ये है कि भाई पढ़ाई में विशेष ध्यान दें लोग। आपका नहीं, पानी थोड़ा सही नहीं था ना कल परसों का। चलिए पानी फेंकवा देंगे अभी, आपका पुराना पानी भाई। देखिए आपका आगे बढ़ा जाए तो इसमें ये पट्टा कहलाता है। अब ये है कि पट्टा में होता क्या है कि दोनों पक्षकारों द्वारा दस्तावेज का निष्पादन या एग्जीक्यूशन किया जाता है। यानी कि जो पट्टा देता है वो भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और साइन साइन करता है, निष्पादित करता है, और जो पट्टा लेता है वो भी। तो ऐसी दशा में पट्टे में पारस्परिकता होती है। दोनों पक्षकारों द्वारा क्या करना है? एग्जीक्यूशन। और अवयस्क तो करार कर ही नहीं सकता, तो अपनी ओर से एग्जीक्यूशन कहाँ करेगा? अतः अवयस्क न तो पट्टाकर्ता बन सकता है, न ही पट्टेदार। यानी कि अवयस्क द्वारा किया गया पट्टा भी वाइड एबिनिशियो, वाइड एबिनिशियो, अवयस्क के फेवर में किया गया पट्टा भी वाइड एबिनिशियो, दोनों याद रखें। अवयस्क द्वारा किया गया पट्टा शून्य की शून्यकरणीय की प्रारंभतः शून्य, और अवयस्क के पक्ष में किया गया पट्टा वो भी शून्य। यानी कि अवयस्क न तो पट्टा कर सकता है और न ही पट्टा को क्या कर सकता है? स्वीकार। हो सकता है कि दोनों का एक साथ पूछ ले। पट्टा के बाद आ जाइए अपकृत। बिहार में कई बार आया है क्वेश्चन। आइए टाट पहले देखा जाए, तो 2 मिनट टाट समझिए तब तो पढ़ा जाए। अपकृत्य या दुष्कृत्य, भाई आपका यूपीजे में अपकृत नहीं लिखता, दुष्कृत्य लिखता है। और इंग्लिश वर्जन याद रखे टाट। टाट अपकृत शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अप और कृत्य। अप का मतलब न करने योग्य, और कृत्य का मतलब कार्य, अर्थात ऐसा कार्य जिसे किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो ये तो भाई अपराध भी है, नहीं करना चाहिए, संविदा भंग भी नहीं करना चाहिए, अपकृत भी नहीं करना चाहिए। तो अपकृत है क्या? संविदा से अलग जाएगा, न्यास भंग से अलग जाएगा, अपराध से अलग जाएगा, होगा रांगफुल एक्ट। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई विधिक कर्तव्य था, उसने विधिक कर्तव्य का वायलेशन किया और दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंची, यानी कि वायलेशन सही कार्य करके नहीं किया, रॉन्गफुल एक्ट करके किया, दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचा है, तो दूसरा आदमी मुआवजा वसूल सकता है। यही अपकृत्य में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई माइनर कोई गलत काम करता है जो संविदा और अपराध से क्या है, अलग है, तो क्या ऐसी दशा में उस माइनर से क्षतिपूर्ति या मुआवजा अपकृत विधि के तहत वसूला जा सकता है कि नहीं? तो फिर एक बार कॉन्सेप्ट याद रखिए। बालकपन या लड़कपन या चाइल्डहुड या शिशु होना या बालक होना, अपकृत्य में कोई बचाव नहीं है। अर्थात अगर 6 वर्षीय बालक किसी को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति उस बालक के खिलाफ मुकदमा करके आपका मुआवजा वसूल सकता है। अब आप कहेंगे कि बालक है तो कहाँ से देगा, तो नहीं देगा तो उसके हिस्से में जो संपत्ति रहेगी उसको उससे क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। भाई आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा 68 में भी, अभी बच्चा भी है कि बालक हैं तो क्या होगा, ठीक है जेल नहीं भेजा जाएगा, नहीं देता पैसा तो प्रॉपर्टी जो होगी क्या की जाएगी भाई, आपका कुर्क की जाएगी, अटैच करके बेची जाएगी और पैसा क्या किया जाएगा। अब दूसरा नियम देखिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अपकृत विधि के तहत अवयस्क को कोई बचाव नहीं है। अगर कोई अवयस्क अपकृत्य करता है तो उससे क्षतिपूर्ति या डैमेजेज या धन क्या किया जा सकता है, मुकदमा करके वसूला जा सकता है। लेकिन लगाकर चलना है। लेकिन अगर वह कार्य शुद्ध रूप से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा भंग है, तो कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम उसे दूसरा रूप दे दें, अर्थात हम उसे अपकृत्य में कन्वर्ट कर दें, तो ये संभव नहीं है। यानी कि अगर अवयस्क ने संविदा भंग किया है और आप उस संविदा भंग के लिए कहाँ जाकर मुआवजे की मांग करते हैं उससे, अपकृत्य में, तो क्या ये होने दिया जाएगा कानूनन? नहीं भाई। इसका मतलब ये हुआ, ये केस आया और ये केस है जॉनसन वर्सेज पाई, यानी कि जॉनसन बनाम पाई का केस है, 1665 ईस्वी का केस है। फिर एक बार देखिए, जॉनसन बनाम पाई के बाद में 1665 का है, ये आज का नहीं है, फिर 1665 का ये कहा गया कि अगर किसी अवयस्क ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविदा भंग किया है, तो उसे अपकृत्य में परिवर्तित करके उससे मुआवजा वसूला नहीं जा सकता। ले अब कब मुआवजा वसूला जाएगा? तो दूसरा केस आया वर्नाड बनाम हेगिंस, वर्नाड वर्सेज हेगिंस। बर्नार्ड बनाम हेगिंस का केस आया 1863, 1863। देखिए इस वाद में क्या कहा गया कि अगर अवयस्क का कार्य संविदा भंग के से अतिरिक्त है, संविदा के अलावा है, यानी कि अगर कोई अवयस्क संविदा से बाहर जाकर कोई गलत कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवयस्क से मुआवजा वसूला जा सकता है। इसका अब एक उदाहरण इस पर देखिए,
बर्नार्ड बनाम हेगिंस के केस में क्या हुआ, एक अवयस्क था, एक आदमी से घोड़ा लिया किराए पर और कहा कि हम घोड़े को टहलाएंगे। तो ठीक है भाई, संविदा किसके लिए हुई, टहलाने की। और ले जाकर घोड़ा खाई में कूदा दिया और घोड़े का पैर टूट गया। तो अब ये हुआ, मुकदमा किया गया, संविदा भंग के लिए तो दायी नहीं होगा क्योंकि माइनर है। अब ये हुआ कि अपकृत विधि के तहत घोड़े को रिष्टि करने के लिए मुआवजा वसूल लिया जाए। तो अभ्यस कह रहा था कि मैं तो माइनर हूँ, और प्रतिवादी कह रहा था कि हजूर इनका जो कार्य है ये संविदा से बाहर गए हैं, ये संविदा भंग से क्या है, संविदा से घोड़ा टहलाने के लिए दिया गया था कि खाई में कूदाने के लिए, टहलाने के लिए, और ये किए क्या हैं, खाई में कूदा दिए हैं। तो ऐसी दशा में हमें क्या दें, मुआवजा। अब आइए, शादी विवाह का मौसम चल रहा है, कई लोग घोड़ा पर भी सवार हो रहे हैं और घोड़ा दूल्हे को लेकर, मैं कई बार बताया क्या हुआ, फरार, यानी कि भगोड़ा हो गया। तो देखिए, आप वीडियो भी उपलब्ध है भाई यूट्यूब पर, दूल्हे को लेकर भागते हुए घोड़ा। बस इतना बोलिए, तब तक क्या होगा भाई, बोलना ही है ना। कौन आपका, अब लिखना भी नहीं है, अब तो सीधे आपका दूल्हे को लेकर भागते हुए हार्स दिखाइए, तो दो चार वीडियो आ ही जाएगा। और आप देखेंगे कि जैसे ही दूल्हा आपका बैठा घोड़े पर, घोड़ा एकदम सरपट्टा क्या हुआ, भाग गया। बेचारे बाराती और जो घराती थे, यानी कि बाराती और दूल्हे के घराती, लड़के वाले नहीं, वो आपका कोई बाइक से पीछा कर रहा है तो कोई पैदल दौड़ रहा है। तो 2-4 किलोमीटर बाद जाकर घोड़ा मिला, और तब जाकर बेचारे बाराती भी सोचे कि न घर के रहेंगे न घाट के, यानी कि न घर भोजन मिलेगा न कहाँ मिलेगा। बारात में दूल्हा ही भग गया तो बारात जो लड़की के पक्ष वाले रहेंगे कूट देंगे पहुंचने पर कि मेन आदमी फरार, तुम लोग क्या आ गए, भोजन करने आ गए, तो कुटाई कर देंगे ज्यादा। और उसके बाद तो क्या होगा, बंधक भी बना लेंगे, बंधक बना कर रस्सी में बांध कर क्या करेंगे, कहेंगे कि जब तक दूल्हा नहीं तब तक तुम लोगों को क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो घोड़ा पर बहुत खतरनाक खतरनाक उदाहरण आपका चलेगा। तो घोड़ा पर एक या दो क्वेश्चन आपका एपीओजे में निश्चित बनता है। यहाँ तो घोड़ा को केवल क्या किया है, कुदाया है। तो अगर आपका कई जगह क्वेश्चन बनेगा, उपनिधान में बनेगा, आपका आईपीसी में बनेगा, फिर लोक नीति में बनेगा, तो हम सोच रहे हैं जब पब्लिक पॉलिसी धारा 23 में बताई जाएगी, और जैसे ही बताया जाएगा कि अनकंट्रोल हार्स, आपका उसी समय घोड़े पर 5 मिनट जो कानून है वो हम बताएंगे। कुत्ता और घोड़ा, कुत्ता पर भी पूछा जाता है और घोड़ा पर भी, जितने हैं आईपीसी से लेकर आपका एविडेंस में, सीआरपीसी में और पुलिस एक्ट में भी कुत्ता घोड़ा गाय बैल भैंस आ जाएगा। तो अगला देखा जाए आपका, अब आइए आपका देखा जाए भागीदारी। क्या अवयस्क भागीदार हो सकता है कि नहीं, तो अवयस्क पार्टनर नहीं हो सकता, भागीदार नहीं हो सकता, लेकिन अन्य भागीदारों की सर्वसम्मति राय से भागीदारी के लाभ में क्या पा सकता है, हिस्सा। क्योंकि भागीदारी हैसियत से नहीं उत्पन्न होती, किससे उत्पन्न होती है, संविदा से। डायरेक्ट बिहार में सेक्शन भागीदारी अधिनियम का पूछा गया है कि भागीदारी संविदा से उत्पन्न होती है, हैसियत से नहीं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से उत्पन्न होता है, स्टेटस या परिस्थिति से नहीं। यह स्पष्ट धारा 5 बताएगी, कौन सी धारा, और धारा 30 आपको कवर करना है। देखिए आपका, फिर एक बार देखिए, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 30 ये बताती है कि अवयस्क भागीदार नहीं हो सकता,
पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि भागीदारी संविदा से सिद्ध होती है और संविदा करने में अवयस्क सक्षम नहीं है। तो सक्षम नहीं है तो भागीदार कहाँ बनेगा। लेकिन भागीदार जो भागीदार हैं उनकी सर्वसम्मति राय, बहुमत नहीं, अगर सभी भागीदार क्या हो, रजामंद हो, तो जो भागीदारी से आय उत्पन्न होती है उसमें अंश कौन पा सकता है, भागीदार माने अवयस्क। लाभ में कि हानि में कि दोनों में, लाभ में। भाई आपका हानि में जरूरी नहीं है, किसमें आपका पाए, तो भागीदारी भी हो गई। अब आइए आपका अनुसमर्थन, इसको कहते हैं, अगला पॉइंट है अनुसमर्थन या रेटिफिकेशन। देखिए थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 10 मिनट, तब भाई बताया जाए, क्योंकि लगातार बोलने में भी थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट ही आज चलेगा भाई, जितना वीडियो गायब हुई है उसको आज पढ़ा दिया जाए, ताकि कल से आपका नया पढ़ाया जाए भाई, क्योंकि आपका धारा 11 समाप्त कर दिया जाए, कल चलेगा वो। ये वीडियो थोड़ा ख़राब हो गई है, अब उसी को दोबारा आज रिपीट किया जा रहा है। भाई जो लोग पढ़े जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई नहीं रहेगा तब भी हमारी मजबूरी है कि आपका पढ़ाएं। इसके लिए भाई पहले ही खेत जचाया जा चुका है, क्योंकि एक बार वीडियो भाई गायब हो गई है। अब देखिए आपका चल रहा था माइनर में रेटिफिकेशन, यानी कि अनुसमर्थन हम बता रहे थे। अनुसमर्थन का मतलब ये होता है कि जो आपने पीछे कारनामा किया है, जो कार्य किया है, उसको बाद में सपोर्ट करना, यानी कि पिछले कार्यों को समर्थन किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। तो जब व्यक्ति पिछले कार्यों को सपोर्ट करता है तो उसका जो इफेक्ट होता है वह उस तारीख से होता है जिस तारीख को वह पिछला कार्य किया था, न कि सपोर्ट करने के दिन से। एक उदाहरण देखिए, एक माइनर था, 15 साल का बच्चा था और 20 से 10,000 रुपया उधार लिया। जब वह 20 साल का हो गया तब एक दस्तावेज लिखता है कि हे भी, जो मैं 15 साल में उधार लिया था, 15 साल का मैं था, वह पैसा मैं तुम्हें अब वापस करने का वचन देता हूँ। देखिए वचन दिया वयस्क होने पर, पैसा उधार लिया था अवयस्कता की काल में, तो ऐसी दशा में अनुसमर्थन नहीं कर सकता वयस्क, यानी कि ऐसी दशा में यह करार क्या होगा, शून्य। यानी कि जो रकम वह अवयस्कता के काल में लिया था, अगर वयस्क हो जाने के बाद वह रकम देने के लिए वह वचन देता है, तो ऐसा वचन या करार शून्य होगा, क्योंकि अवयस्क रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन नहीं कर सकता। क्योंकि अनुसमर्थन का प्रभाव जिस समय 15 साल का था उस समय से शुरू होगा, और ऐसी दशा में यह संभव नहीं है। लेकिन इसका एक अपवाद है, और वह अपवाद ये है कि वयस्क होने पर भी उस व्यक्ति से कुछ पैसा लिया और एक ही विलेख तैयार किया और उसमें ये लिखा कि जो मैं अवयस्कता में पैसा लिया था, जो मैं वयस्कता में पैसा ले रहा हूँ, ये दोनों पैसा मैं तुम्हें क्या करूँगा, वापस, तब ये सही माना जाएगा। लेकिन केवल अगर ये कहे कि अवयस्क के दौरान लिया गया पैसा वापस होगा, अनुसमर्थन करेगा, ये संभव नहीं है। अगला पॉइंट आता है मालिक और अभिकर्ता। क्या जो माइनर हैं मालिक बन सकता है कि नहीं, अभिकर्ता बन सकता है कि नहीं, तो एक लाइन बस जानना है कि जो अवयस्क हैं वह मालिक नहीं हो सकता, लेकिन अभिकर्ता हो सकता है। अगला पॉइंट ये आया
कि माइनर मालिक नहीं हो सकता, लेकिन आपका एजेंट हो सकता है। ऐसा क्यों नियम आया? तो ऐसे नियम के लिए उदाहरण देखिए, मैं बताया भी था। मान लीजिए ए है, बी को अपना एजेंट नियुक्त करता है। तो अभी हमने बताया, बताइए कि बी किसके लिए कार्य करता है, अपने लिए कि ए के लिए? ए के लिए। तो बी करता क्या है, किसी थर्ड पर्सन और मालिक, यानी कि थर्ड पर्सन और मालिक के बीच कॉन्ट्रैक्ट में इनको बांध देता है। यानी कि एजेंट का मुख्य कार्य है कि तृतीय व्यक्ति और मालिक के बीच संविदात्मक संबंध उत्पन्न कर दे, क्योंकि अभिकर्ता के द्वारा की गई संविदा किसके द्वारा की गई संविदा मानी जाएगी? मालिक। तो अभिकर्ता ने सी से संविदा किया, तो कानूनन ये माना जाएगा कि ये संविदा किसके किसके बीच हुई है? मालिक और सी के बीच। तो अगर भी एजेंट 15 साल का लड़का हो, 18 साल से कम हो तो काम चल जाएगा, क्योंकि एजेंट का वयस्क होना आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने लिए काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन मालिक का वयस्क होना क्या है? आवश्यक। अब अगला पॉइंट देखा जाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अवयस्क तथा सेवा की संविदा। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है, अवयस्क तथा सेवा की संविदा। यहाँ इंग्लैंड और भारत में अंतर है। सेवा की संविदा में आपका फिर एक बार देखिए, इंग्लैंड का क्या नियम है। यदि कोई अवयस्क या उसका गार्जियन अवयस्क के लिए सेवा की संविदा करता है, माने काम करने के लिए, तो ऐसी दशा में यदि इंग्लैंड में वह संविदा अवयस्क के भलाई के लिए है, यानी कि अवयस्क की भलाई या हित के लिए है, तो वह संविदा वैध होगी, भले वह अवयस्क किया हो या अवयस्क का संरक्षक। लेकिन इंग्लैंड में नियम क्या है कि वह संविदा अवयस्क के किसके लिए हो? भलाई के लिए। केस याद रखना है, रॉबर्ट्स आपका केस है, रॉबर्ट्स बनाम ग्रे का। देखिए इसमें क्या हुआ, 1913 का केस है, किंग बेंच का है। रॉबर्ट्स बनाम ग्रे का केस है 1913 का, किंग बेंच का। इसमें देखिए क्या हुआ, एक खिलाड़ी था, एक वरिष्ठ खिलाड़ी से ये करार किया कि वह 2 साल उसको खेल सिखाएगा। वरिष्ठ, और जो करार किया था कि आप 2 साल सिखाएंगे, वह माइनर था। तो जो सीनियर आपका खिलाड़ी था वह खेल सिखाने से इनकार कर दिया, तो अवयस्क चला गया कोर्ट में कि हजूर इन्होंने संविदा भंग की है। तो जो सीनियर खिलाड़ी था उसका ये कहना था कि ये अवयस्क हैं और ये करार ही क्या है? शून्य है। जब शून्य है तो किस बात का मुआवजा और पालन किस बात का? अवयस्क जो अवयस्क था वह कह रहा था कि हजूर हमने सेवा की संविदा की है, ये संविदा हमारे हित के लिए है। अगर मैं कुछ दिनों इनके साथ रहता तो मैं भी एक परिपक्व खिलाड़ी बन जाता, अतः ये मेरी भलाई के लिए है, अतः ये संविदा वैध थी। तो रॉबर्ट्स बनाम ग्रे के बाद में कहा गया कि अगर इंग्लैंड का नियम ये है कि अगर कोई संविदा अवयस्क किया है और वह उसके भलाई के लिए है, तो वह संविदा वैध होगी, शून्य नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, भारत में चाहे अवयस्क स्वयं करार किया हो या अवयस्क का गार्जियन किया हो, सेवा की संविदा सदैव शून्य होती है, एक अपवाद को छोड़कर। और वह अपवाद है
भारतीय अप्रेंटिस एक्ट 1950। फिर एक बार देखिए, जहाँ तक भारत में सेवा की संविदा की बात है, भारत में सेवा की संविदा चाहे माइनर करे या उसका गार्जियन करे, वाइड होती हैं, शून्य होती हैं। अब आइए, आपका केस बताया गया था, वहीं उसी पर समस्या बनती है। आपका राजरानी बनाम प्रेम अदीद, फिर एक बार याद करिए रहेगा कौन सा केस है। राजरानी बनाम प्रेम अदीद, इस पर समस्यात्मक क्वेश्चन भी बनता है। दो तीन और समस्याएं हम लेकर चलेंगे। देखिए, आपका केस ये था कि एक फिल्म का डायरेक्टर एक माइनर लड़की के पिता से करार किया कि आपकी लड़की को मैं हीरोइन का रोल दूंगा। तत्पश्चात बाद में वह दूसरी लड़की को हीरोइन के रूप में ले लिया, तो जो जिस लड़की को नहीं लिया वह संविदा भंग के लिए मुकदमा की और कही कि हमें क्या दिलवाया जाए डायरेक्टर से, मुआवजा। डायरेक्टर कह रहा था कि हजूर ये एग्रीमेंट ही शून्य है, जब करार ही शून्य हो गया तो मुआवजा किस बात का। तो सुप्रीम न्यायालय ने ये माना कि भारत में चाहे अवयस्क सेवा की संविदा किया हो या अवयस्क की ओर से उसका गार्जियन, ये शून्य होती हैं, कोई मुआवजा नहीं। तो देखिए समस्यात्मक कैसे क्वेश्चन बनता है कि एक खिलाड़ी हैं 15 वर्षीय, एक सीनियर खिलाड़ी से करार करता है कि वह 2 साल माने उसको टेनिस सिखाएगा। सीनियर खिलाड़ी संविदा को भंग करता है। अब इसके परिणाम को बताइए। तो भले संविदा अवयस्क के लाभ के लिए हो, भारत में वह संविदा क्या होगी, माने वह करार क्या होगा। सुन, लाभ ना देख लीजिएगा भारत में कि माइनर को लाभ हो रहा है। लाभ आपको कहाँ देखना है, इंग्लैंड में। और भारत में लाभ हो नहीं, वह करार क्या होगा, भले ही वह आपका अवयस्क के लाभ के लिए हो या हानि के लिए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन एक आपका अपवाद कौन है, अप्रेंटिस। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद आपका अगला जो इसमें आपका पढ़ना है प्रत्यास्थापना, यानी कि सामान की वापसी। देखिए, जहाँ तक सामान की वापसी की बात है, प्रत्यास्थापना की बात है, इसको देखा जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अवयस्क ने अपनी आयु के बारे में झूठ बोला और किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी ले ली है, तो क्या वह दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को वापस पा सकता है कि नहीं, पा सकता है। लेकिन कब, जब वह संपत्ति अवयस्क के पास हो और वह पहचानी जा सके। देखिए, यानी कि क्या कोई जो माइनर है जो प्रॉपर्टी ले लिया है, क्या उस प्रॉपर्टी को वापस कराया जा सकता है कि नहीं। तो तभी कराया जा सकता है जब संपत्ति पहचान योग्य हो और अवयस्क के क्या हो, पास हो। अगर यूज कर डाला, बेच बाट डाला, तब नहीं। तो आप जब भी अवयस्क के साथ करार करिए तो थोड़ा क्या रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि खतरा है। बाद में कोर्ट भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, याद रखिए, कुछ नहीं कर सकता। अगला ये, इसके बाद आपका पूछा जाता है विशिष्ट पालन। संविदा का विशिष्ट पालन पूछा जाता है। क्या अवयस्क संविदा का विशिष्ट पालन करा सकता है कि नहीं, करा सकता है, लेकिन अवयस्क के विरुद्ध नहीं। यानी कि अवयस्क करा सकता है लेकिन अवयस्क के विरुद्ध विशिष्ट पालन नहीं हो सकता। एक उदाहरण, दो उदाहरण देखा जाए, दो उदाहरण एक एक लाइन में देखना है इसमें। एक 15 साल का लड़का है,
और बी से करार करता है कि हम अपना मकान तुम्हें बेचेंगे, और ये जो माइनर है बाद में मकान बेचने से इनकार कर सकता है, तो क्या बी कोर्ट में जाकर ए के खिलाफ मुकदमा करके और मकान बेचने का आदेश दिलवा सकता है कि नहीं, कि ए को आदेशित किया जाए कि मकान बेचे? नहीं। यानी कि अवयस्क के विरुद्ध आपका संविदा का विशिष्ट पालन करवाया जा सकता है कि नहीं? नहीं करवाया जा सकता। लेकिन इसके विपरीत नियम देखना है। अब विपरीत नियम ये देखा जाए ये एक व्यक्ति है जो अवयस्क को, बी को, जो 15 साल का है, अपना मकान बेचने की क्या करता है? संविदा। और बी ने अपना दायित्व पूरा कर दिया है, यानी कि ये माइनर ए को क्या दे चुका है? पैसा। और फिर ए इनकार कर दिया बाद में, तो भले भी माइनर हो, बी कोर्ट में जाकर ए के खिलाफ मुकदमा कर सकता है और मांग कर सकता है कि ए को बाध्य किया जाए कि ये हमें मकान क्या करे? बेचे। अगर ए कहता है कि बी तो माइनर है, तो आपका भले भी माइनर हो, आपका बी कह सकते हैं कि मुकदमा अब कर सकता है और विशिष्ट पालन की मांग कर सकता है। यानी कि अवयस्क के विरुद्ध विशिष्ट पालन नहीं होगा, लेकिन उसके फेवर में क्या होगा? हो सकेगा। अब आइए अवयस्क को प्रदत्त की गई वस्तुएं देखा जाए लास्ट में। ये मामला जाएगा 68 में। भाई आपका जो बताया जा रहा है ये धारा कौन सी हम बताएंगे? 68। हल्का सा बताना है, कंसेप्ट केवल क्लियर कराना है। देखिए, अगर कोई माइनर या पागल है और कोई व्यक्ति उसको कोई वस्तु दिया है और वह वस्तु उसके जीवन के लिए निसेसरी है, आवश्यक है, तो ऐसी दशा में आप कहेंगे कि भाई ये करार तो शून्य है, लेकिन एक डीम्ड एग्रीमेंट भी है, आपका कल्पित संविदा भी है, जहाँ की संविदा तो नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कानून क्या मान लिया है? संविदा। वह कॉन्ट्रैक्ट में आगे बताया जाएगा 68 से लेकर 72 तक है कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प। उसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति अवयस्क को आवश्यक वस्तुएं प्रदान किया है, तो ऐसी दशा में अवयस्क से उस वस्तुओं का मूल्य वसूला जा सकता है, लेकिन अवयस्क व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, उसकी संपत्ति ही दायी होगी। कई बार ये क्वेश्चन आया है। आइए आपका एक दो उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए कि अवयस्क हैं और इलाहाबाद में पढ़ाई करने आया, 15 साल का लड़का था और मकान मालिक से रूम लिया। तो अगर अवयस्क ने करार किया है तो ऐसा करार तो भाई शून्य है, लेकिन मकान मालिक पा सकते हैं पैसा किराया और कह सकते हैं कि हजूर हमने किराए पर मकान दिया, इस अवयस्क के लिए किराए पर मकान देना मैंने आवश्यकता थी, इस अवयस्क की आवश्यकता की वस्तु मैंने दिया है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था और यहाँ एडमिशन लिया था, अतः हमने आवश्यक वस्तुओं की क्या की है? या आवश्यक सेवा दी है, अतः इससे हमें क्या दिलवाया जाए? किराया। संविदा के आधार पर नहीं ये मांगा जा रहा है। किस आधार पर? संविदा कल्प के आधार पर। संविदा के आधार पर तो ये करार ही क्या होगा? तो अवयस्क व्यक्तिगत रूप से दायी होगा कि उसकी संपत्ति? हाँ, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाएगा, उसके पास जो प्रॉपर्टी होगी उसको कुर्क करके क्या किया जाएगा? बेचवा। व्यक्तिगत दायित्व मतलब कि गिरफ्तार करके नहीं देने पर कहाँ भेजना? जेल। और सांपत्तिक दायित्व मतलब कि उसकी संपत्ति को कुर्क करके बेचवाया जाए और किराया वसूल लिया जाए।
अब आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट आपका पूछा जाओ तो केस के माध्यम से चलेगा, कौन आवश्यक वस्तुएं हैं कौन नहीं है, तो आपका वो तो अलग चलेगा। अब क्या शराब आवश्यक वस्तुएं हैं कि नहीं, भाई ये भी पूछा जा सकता है। यानी कि माइनर को आप गांजा, अफीम, शराब और चरस और कोकीन देंगे और बाद में पैसा नहीं दिया तो कहेंगे कि आवश्यक वस्तु है। तो ये सब आवश्यक वस्तुएं, यानी कि फालतू वस्तुएं नहीं, आवश्यक वस्तुएं। तो डिटेल में आगे बताया जाना है, अभी आपका केस भी इस पर 4-5 है, तो अभी तो हल्का सा ही समझिए। इस प्रकार माइनर के बारे में जो नियम थे सामान्यतः, एक दो बचे हैं तो बीच बीच में बताते रहूँगा, समाप्त हुए। व्हीकल आपका जो चलेगा कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी चलेगा, हल्का सा धारा 12-5 मिनट बता देंगे। उसके बाद 13 से हमें कॉन्ट्रैक्ट में शुरू करना है और सीपीसी में आपका इंजेक्शन शुरू करना है। प्रापक अब बाद में देखा जाएगा, वीडियो अब खराब हो गई तो हो गई, आगे आर्डर पढ़ाया जाएगा तो रिसीवर बता दिया जाएगा लास्ट में फिर एक बार। कल क्लास चलेगा भाई, कल आइए आप।